कश्मीर और हरियाणा में काउंटिंग जारी है। आपको बता दें कि हरियाणा के रुझानों में कांग्रेस को बहुमत जो है अब ये टाई सा होता हुआ मैच नजर आ रहा है और इसी के साथ बीजेपी हरियाणा आपको बता दें कि बराबर पहुंचती भी नजर आ रही है और इसी के साथ हरियाणा के रुझानों में कांग्रेस को जो है पहले बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब जो है बराबर में ये जो टक्कर है वो कांटे की टक्कर अब इस वक्त नजर आ रही है। और इसी के साथ ही टैली के माध्यम से भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी देखिए अब आगे निकल चुकी है। 49 सीट्स पर इस वक्त बीजेपी हरियाणा में, कांग्रेस 36 यहां पर दिखा रहा है। जसपा की अगर बात कर ली जाए तो देखिए खाता नहीं खुला है, अन्य के खाते में 5 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं। हरियाणा का ये रुझान आपके सामने है जहां पर बीजेपी 49, कांग्रेस 36 और जसपा एक भी खाता उनका जो है यहां पर खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। और अन्य की अगर बात करें तो 5 सीटों पर अन्य ने कब्जा जमा लिया है। वहीं आप जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। देखिए विधानसभा की 90 सीटें यहां पर हैं, बीजेपी 23 में है। कांग्रेस प्लस एनसी की अगर हम बात करें तो 49 सीट्स पर जो है कांग्रेस प्लस एनसी है, पीडीपी 2 सीटों पर है और अन्य 16 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो ये 2 राज्यों की जो है आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर इनके रुझान जो है धीरे धीरे करके जो सामने आ रहे हैं वो रुझान आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही राज्यों में बता दें कि 90-90 सीटें हैं जिनके रुझान आपके सामने हैं। हरियाणा में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए तो यहां कांग्रेस और एनसी बढ़त बनाए हुए हैं। मनीषा। बिल्कुल निशा, और देखिए जो ताज़ा रुझान अब सामने आए हैं, पिछले रुझानों को देखकर ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस बाजी मार सकती है, लेकिन फिलहाल अभी जो ताज़ा रुझान सामने आए हैं उसके अनुसार एक बार फिर से बीजेपी ने बढ़त बना ली है। और देखिए जम्मू कश्मीर और हरियाणा के ये नतीजे और ये रुझान हम आपको दिखा रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर के रुझानों की बात करें तो बीजेपी 22 पर, कांग्रेस एनसी 49 पर, पीडीपी 2, अन्य को 17 मिली है। वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो बीजेपी 49 पर है, कांग्रेस अभी थोड़ी सी पिछड़ती हुई 36 पर, जसपा का खाता भी नहीं खुल पाया है और अन्य को 5 सीटें मिली है। तो देखिए लगातार हरियाणा की 90 सीटों पर परिणाम को लेकर रुझान आपको बता रहे हैं और जो ताजा रुझान है उसमें कहीं ना कहीं अब बीजेपी आगे निकलती हुई। हालांकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है, लेकिन हरियाणा में अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को पछाड़ती हुई बीजेपी। और ये जो आंकड़े हैं वो वाकई में काफी ज्यादा चौंका देने वाले हैं, काफी ज्यादा हैरान कर देने वाले हैं। हालांकि जो एग्जिट पोल की बात निकलकर सामने आई थी उसमें हरियाणा और जम्मू कश्मीर में दोनों में ही कांग्रेस को कहीं ना कहीं स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नजर आया था, लेकिन ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो पाएगा या नहीं ये अब से कुछ ही देर में तस्वीर क्लियर हो जाएगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में कांग्रेस बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है एग्जिट पोल के अनुसार और देखिए हरियाणा में बीजेपी ने कांग्रेस को पछाड़ दिया है। तो जम्मू कश्मीर के रुझान और हरियाणा के रुझान दोनों के ही रुझान हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार ये मतगणना चल रही है। जनता के फैसले में सियासी मंगल किस पार्टी का होगा ये तस्वीर अब से कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगी। निशा। बिल्कुल, और देखिए लगातार काउंटिंग चल रही है और देखिए मनीषा इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है। हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी में इस वक्त कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और देखिए बीजेपी ने रुझानों में कांग्रेस को पछाड़ दिया है, ये सामने आ चुका है। देखिए किस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी से पिछड़ती हुई नजर आ रही है, जैसा कि हम आपको बार बार टैली में भी दिखा रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस वक्त जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। मनीषा देखिए कुछ समय पहले इस तरीके के आंकड़े थे कि लग रहा था कि कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से बेहद आगे निकल गई, लेकिन अब देखिए एकदम से ये आंकड़े जो है पलटने शुरू हो चुके हैं। जो बीजेपी बहुत कोसों दूर थी, 15-16 सीटों से पीछे चल रही थी, वही बीजेपी अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में देखिए अलायंस में है दोनों गुट, एनसी की हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की हम बात करें या कांग्रेस की हम बात करें, दोनों लाइंस पर हैं और देखिए इस वक्त यही जो है यही गठबंधन सबसे आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल निशा, और हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी की कांटे की टक्कर जिस तरह से अब देखने को मिली है और ऐसे में कहा जा सकता है कि एग्जैक्ट पोल जो है वो कहीं ना कहीं कुछ अलग भी हो सकता है एग्जिट पोल से और हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी से पिछड़ती हुई। और देखिए इलेक्शन ब्रेकिंग आपको इस वक्त की बता रहे थे, लगातार बीजेपी और हरियाणा
कि अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं वो अब बदलना शुरू हुई हैं। और इसी बीच हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि बड़खल से हमारे सहयोगी राजकुमार चौधरी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ईशा, सबसे पहले देखिए आपके पास आना चाहेंगे कि अब जिस तरह से तस्वीरें बदलना शुरू हुई हैं, क्या आपको लगता है कि जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल में अब तब्दील हो सकता है या फिर कुछ फेरबदल अब देखने को मिल सकता है? किस तरह की सियासी हलचल फिलहाल तेज होती हुई देख पा रही हैं आप? देखिए 9:30 बजे तक की अगर बात करें तो शुरुआती रुझान में बीजेपी पिछड़ रही थी, लेकिन अब कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन 19 ऐसी सीटें हैं जिसमें मामूली मार्जिन से बीजेपी आगे चल रही है, तो अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी और 11 बजे के करीब तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार हरियाणा में सत्ता में कौन काबिज होता है। इस वक्त मेरी मौजूदगी चंडीगढ़ सेक्टर 9 में है, जहां पर हरियाणा कांग्रेस का कार्यालय है। हालांकि अब कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिल रही है, लेकिन लड्डू अभी से बंटने यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। इनसे भी हम बातचीत करेंगे। पहले एक बार आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा देते हैं कि किस तरीके से मुंह मीठा यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो करवाते नजर आ रहे हैं। उम्मीद अभी भी बरकरार है कि प्रचंड बहुमत से सत्ता में काबिज होंगे, वो भी 10 साल बाद। और आप देखिए सोनिया गांधी, देखिए एक बार इनसे बात भी कर लेते हैं। अब दोनों ही पार्टी बराबरी के टक्कर में आ गई है। उम्मीद है कि कांग्रेस सरकार बनाएगी। जी बिल्कुल, कांग्रेस सरकार 70 पार, जो बीजेपी बोलती थी कि हम 70 पार सरकार लेके आएंगे, 70 पार हमारी सीटें जाएंगी, बट वो चीज़ें कांग्रेस करने जा रही है। जो कि इनके पिछले दावे थे वो झूठे निकले बीजेपी पार्टी के, और उन सब दावों को कांग्रेस पार्टी पूरा करने जा रही है। सर, शुरुआती रुझान में लग रहा था कि प्रचंड बहुमत मिलेगा कांग्रेस को, लेकिन अब 49 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। उम्मीद बरकरार है आप? देखिए अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। मैं 4 दिन से एक ही बात कर रहा हूं कि हमारे को 70 सीटें मिलने जा रही हैं, तो रिजल्ट जो आएगा वो 70 सीटें कांग्रेस को मिलने वाली हैं। आपको भी उम्मीद है? जी, आप कह रहे हैं कि जी आप बताएं। मैम, ये जो अभी शुरुआती रुझान है और जो अभी काउंटिंग जैसे जैसे बढ़ेगी ऐसे ऐसे कांग्रेस के कैंडिडेट्स काफ़ी आगे निकल जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि 65 और 70 के दायरे में जो है कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। लग रहा है कांग्रेस आने वाली, अच्छे दिन आने वाले हैं। 100% कांग्रेस आने वाली है हरियाणा में, और पब्लिक बड़ी शांति से रहेगी। राज्य के अंदर अव्यवस्था नहीं होगी। किस तरीके की उम्मीदें हैं फिलहाल, क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से टक्कर में आ गई है? देखो ऐसा है, पिछले 2 महीने से ये पूरी पब्लिक हरियाणा की जान चुकी थी कि बीजेपी का कहीं पर भी धरातल पर न तो कोई कार्यकर्ता नजर आया है, जबकि उसके विपक्ष में कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने आप को बहुत खुश महसूस कर रहा है। और भूपेंद्र जी हुड्डा जी के नेतृत्व के अंदर जो पार्टी ने, कार्यशाली ने इतनी मेहनत से अपने आप को बीजेपी के सामने खड़ा किया, उनके जो मुद्दे थे वो बिल्कुल जीरो थे। और आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी हरियाणा स्टेट को पूरे इंडिया के अंदर नक्शे पर खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर लेके जाएगी। बीजेपी कह रही है कि जल्दबाजी कर दी है कांग्रेस ने सेलिब्रेशन करने में, क्या कहेंगे? जल्दबाजी नहीं की, बिल्कुल ठीक है। ये तो गोदी मीडिया वाले हैं जो इतनी दिखा रहे हैं। एक्चुअली में ये 30 से नीचे ही है अभी, ये नहीं है 49 पे, ये गोदी मीडिया दिखा रहा है। उम्मीद क्या है सर आपको, कितनी किया 70 के करीब पहुंचेंगे हम, इससे कम नहीं आएंगे। देखिए यहाँ पर महिला कार्यकर्ता भी हैं कांग्रेस की, उनसे भी बात कर लेते हैं किस तरीके की उम्मीदें हैं, क्योंकि अब तो दोनों ही पार्टियां जिनमें मुख्य मुकाबला है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बराबरी में आ गई है। जी मैम, ये बात है कि जो जनता है उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि अब उन्होंने तोड़ने वाली पार्टी में नहीं आना, जोड़ने वाली पार्टी में आना है, जिसका काम सिर्फ तोड़ना ही था 10 साल से। पर जो हमारी कांग्रेस पार्टी है वो जोड़ने का लोग जान चुके हैं, वो सीख चुके हैं 10 साल में। तो अभी आप देखिए हर साल ऐसे ही होता है काउंटिंग में, अभी बढ़ेंगी और कांग्रेस पार्टी ही आएगी। आपकी क्या उम्मीद है? हमारी पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी ही अब की बार हरियाणा में राज करेगी, और राज नहीं सेवा करेगी। जो पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी ने हमें परेशान करके रखा है, जनता को परेशान करके रखा है, कोई अपने वादे पूरे नहीं किए, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात के ऊपर पूरा का पूरा हक जमा रही है कि हम जीतेंगे भी और साथ में जनता की सेवा भी करेंगे, और जो वादे जनता से किए हैं उनको पूरा करेंगे, जल्द से जल्द पूरा करेंगे। महिलाओं को लेकर कांग्रेस ने अपनी जो चुनावी घोषणा पत्र है उसमें कई गारंटियां दी हैं, फायदा होगा कांग्रेस को? बिल्कुल मैम, पूरी तरह फ़ायदा होगा। देखो महिलाओं के लिए एक तो सिलेंडर के लिए उन्होंने 500 रुपये का किया है, अब 830 का सिलेंडर है।
बीजेपी सरकार ने तो 1200 तक टपा दिया था, और हमारी कांग्रेस पार्टी का वादा है कि हमारी कांग्रेस पार्टी 500 रुपये का सिलेंडर देगी, और 3000 जो पेंशन अब दी जा रही है, अब 6000 पेंशन दी जाएगी। आपका क्या कहना है? उम्मीद यहाँ पूरा किसान पहलवान नौजवान, ये लड़ाई किसान पहलवान नौजवानों ने जो काम किया हरियाणा की जनता के साथ, सब लोग एक साथ हुए और पहलवान नौजवान जितने लोग थे इन्होंने एकजुट होकर वोट दिया। विशेषकर किसान यहाँ तबाह थे, कोई काम नहीं मिला था। एक बार देखे थे कि किस नई दिल्ली में किस तरह से गाड़ी चढ़ा दिया गया, वो सब मुद्दा था। यहाँ पहलवान के साथ क्या हुआ, ये सब मुद्दा यहाँ पर हावी रहा, और कांग्रेस पार्टी 70 पार कर रही है और सरकार बनाने जा रही है। जी देखिए निशा, उम्मीदें अभी भी बरकरार है, इनकी कहना है 70 पार कांग्रेस इस बार करने वाली है इस चुनाव में। चलिए ठीक है निशा, आपको रोकना चाहूंगी। इसी बीच सीधा राजकुमार का रुख करते हैं, कोई कैबिनेट मंत्री उनके साथ खड़े हुए। राजकुमार, बात कीजिए, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं वो? देखिए निशा, मैं जिस जगह पे इस समय मौजूद हूँ, ये बड़खल विधानसभा क्षेत्र की यहाँ पे काउंटिंग चल रही है, और खान दौलत राम जो धर्मशाला है उस पर मैं मौजूद हूँ। धनेश अदलखा जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो अभी 3 राउंड की जो काउंटिंग हो चुकी है, 3 राउंड की काउंटिंग में वो तकरीबन 5000 मतों से आगे हैं। और सीधे मतलब बिना समय गवाए हम सीधे सीधे उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। क्या प्रतिक्रिया है? अभी आप देखते जाइए, हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और कांग्रेस के जो खोखले वादे थे जनता ने इनको नकार दिया। अच्छा अदलखा जी, चुनाव के दौरान आप रहे होंगे, लोगों के घर भी गए होंगे, पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किस आधार पर आप लोग वोटरों के बीच में गए? देखिए 10 साल के अंदर जो स्कीम्स भारत सरकार की और हरियाणा सरकार की थी, जो लाभार्थी लोग थे, जिन लोगों को इस चीज़ का लाभ मिला, उनको पता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही यदि रेगुलर रहेगी तो ये दे पाएंगे, यदि कांग्रेस आ गई तो हिमाचल वाला हाल हो जाएगा यहाँ पे। इसलिए उन्होंने बिल्कुल भी इन पे विश्वास नहीं किया और उसको कंटिन्यू करा। अच्छा, अब प्राथमिकताएं, क्योंकि देखिए अभी संभावनाएं हैं और राजनीति में संभावना का बड़ा मोल होता है, अब आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए सबसे पहले आज नायब सिंह सैनी जी की रहनुमाई में सरकार बनेगी, और प्राथमिकता मेरे इलाके में तो बड़कल की जनता तय करेगी। जो लोग चाहेंगे वो करूंगा और जनता के काम में मशगूल रहूंगा। निश्चित तौर पर देखिए, एक उम्मीदवार के लिए शायद उम्मीदवार, ये जो उम्मीद होती है ना, इस उम्मीद के बड़े मायने होते हैं। काउंटिंग स्थल पर पहुंचे हैं और काउंटिंग स्थल पर उन्होंने बातचीत की है, और उन्होंने ये दावा किया है कि निश्चित तौर पर, क्योंकि 3 राउंड की काउंटिंग है, अभी 24 राउंड की काउंटिंग होनी है और बड़ा लंबा समय है, संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। लेकिन फिर हम उसी बात पर कहेंगे कि राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल होता है, जब तक परिणाम घोषित ना हो जाएं। कई बार इस तरीके की जो परिस्थितियां होती हैं कि एग्जिट पोल जो है वो किस तरीके से पिछले 3 दिनों में चल रहे थे, उसके परिणाम क्या निकलते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जी निशा। बिल्कुल राजकुमार, और एक बार फिर से ईशा आपके पास आते हुए। ईशा, देखिए कांग्रेस द्वारा लगातार जीत का दम भरा जा रहा है और आपने तमाम कांग्रेसियों से बात की, हालांकि उन्होंने एक बात जो कही है वो बिल्कुल समझ से परे है कि जो गोदी मीडिया है वो कहीं ना कहीं आंकड़े जो है वो उलटफेर करती हुई नजर आ रही है। देखिए आप भी उनके बीच में हैं, और किसी भी मीडिया कर्मी के सामने मीडिया को गोदी मीडिया कहना ये वाकई में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हालांकि फिर भी कांग्रेस के दावों की ही अगर बात करें तो देखिए लगातार, चलिए इसी बीच कुमारी I would say, hold your horses. Congress will form the government with an overwhelming majority. How soon do you think the trends will change? No, it'll keep changing. You see, this is only 3rd or 4th round. There's still at least 10 more to go, at least. How many seats is the Congress is expecting? We'll definitely form a government with overwhelming majority. I think we should look for 60 What plus. are the reasons do you think why the Congress will form government? Well, last 10 years you have seen how BJP just could not deliver. They promised a lot. Sabka Saath, Sabka Vikas, all kinds of hollow slogans were inflicted on the people of Haryana. But people have turned away from that, the falsehoods, and now they want real progress. They want a real good government in Haryana, and Congress is the only alternative. Do you think the farmers' agitation has to do something with this? That also, it's a factor. Definitely it's a
बिल्कुल, और कुमारी सैलजा को सुन रहे थे निशा। और देखिए, लगातार हम इस बात को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं। हालांकि अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो देखिए, कांग्रेस और एनसी बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है बहुमत के आंकड़े से भी। और अगर हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर एक गेम पलटता हुआ जरूर नजर आया है, जहां बीजेपी ने एक बार फिर से कांग्रेस को पछाड़ दिया है। और जो शुरुआती रुझान थे उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि आखिरकार 10 सालों के बाद फिर से सत्ता में वापसी करेगी। लेकिन अभी कुछ भी कहना अब समझ में आ रहा है कि बहुत जल्दी होगी, क्योंकि देखिए, लगातार जो ताज़ा रुझान सामने आ रहे हैं उसमें जो तस्वीर है वो भी लगातार बदलती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, टेली के माध्यम से हम आपको दोनों ही राज्यों के रुझान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन से पार्टी के खाते में अभी तक कितनी सीटें पहुंच चुकी हैं और क्या कुछ रुझान सामने आए हैं। तो जम्मू कश्मीर की अगर ताजा रुझानों की बात करें तो बीजेपी 22 पर, कांग्रेस और एनसी बहुत आगे निकलती हुई 49 पर और पीडीपी 2 पर, अन्य के खाते में 17 सीटें हैं। और अगर हरियाणा की बात करें तो बीजेपी 46 पर, कांग्रेस को पछाड़ती हुई जो कि 38 पे है। जजपा की अभी एक भी सीट नहीं हो पाई है, जजपा का खाता भी नहीं खुल पाया है। फिलहाल ये ताज़ा रुझाने हैं और अगर इसके बाद कोई और फेरबदल देखने को मिलता है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि जनता का फैसला है, जनता जनार्दन ही पूरा फैसला करेगी और जनता के फैसले में सियासी मंगल किसका होगा ये देखना वाकई में दिलचस्प रहने वाला है। निशा, बिल्कुल। और देखिए, मैं रुझानों की बात करूं लेकिन उससे पहले जिस तरीके से जो है गोदी मीडिया कहा गया, मनीषा मैं एक बार उसका जरूर जिक्र करना चाहूंगी। देखिए, गोदी मीडिया जब आंकड़े इनके मुताबिक नहीं आते तो ये मीडिया पर सवाल खड़े करना स्टार्ट कर देते हैं। ये सोचते हैं कि ये आंकड़े जो है ये इलेक्शन कमीशन के लिए, मीडिया खुद ब खुद जो है ये आंकड़े टैली पर चला रहा है। चलिए वापस लौटते हैं, अब चर्चा में लौटते हैं। और इसी बीच योगेंद्र शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। योगेंद्र शर्मा जी, सीधा आपके पास आते हुए देखिए, हरियाणा का मैं जिक्र करूंगी क्योंकि हरियाणा में एक टाइम ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस बहुत आगे पहुंच गई है, लेकिन अब जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल विपरीत नजर आ रहे हैं और कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। योगेंद्र जी, देखिए, क्योंकि शुरुआत पोस्टल बैलेट से होती है और सुबह 8 बजे का जो टाइम था उसमें मतलब 35 से 40 मिनट पोस्टल बैलेट की गिनती होती है। उसके बाद में फिर ये ईवीएम खुलना शुरू होता है। तो 2 चरणों का अभी 2 फेजेस का अभी खुला है। तो इसमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करना या कुछ कहना एकदम क्योंकि आप देखेंगे कि लगभग मुझे लगता है अभी 10:20 हुए हैं, 19 मिनट हुए हैं। तो 11 बजे के बाद आप किसी रुझान या किसी चीज को लेकर कुछ कह सकते हैं। अभी आप देखिए कितना बड़ा उलट है, ये संख्या कहां से कहां चली गई है जी। तो अभी तस्वीर को बिल्कुल साफ होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। जैसे जैसे ईवीएम मशीनें खुलेंगी मैं समझता हूँ कि एक पिक्चर साफ होगी, लेकिन एक रुझान, एक बड़ा जो एज था वो अभी मतलब आप क्लियरली कुछ भी कहने में कौन सी मशीन कहाँ की खुल रही है, मतगणना केंद्र कहाँ का है, मतदान केंद्र कहाँ का था, कई बूथ कई एरिया किसी खास लीडर के प्रभाव क्षेत्र वाले होते हैं। तो पूरे के पूरे इलाके में या मतदान केंद्र पे सबसे ज्यादा जो उसके समर्थक हैं, तो कई बार ये होता है कि कई मशीनें खुलने में उस क्षेत्र के लीडर का प्रभाव दिखाई देता है, कई इलाकों में वो लीडर साफ हो जाते हैं। तो अभी जैसे जैसे टाइम अप होगा और जैसे जैसे ये मशीनें खुलेंगी ईवीएम की, वैसे वैसे आप देखेंगे कि पिक्चर मतलब नेट आपके सामने एक शुद्ध रूप में पिक्चर आएगी। तो अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि हम भाजपा को कहें कि साहब वो अप हो गए या कांग्रेस, लेकिन जैसे जैसे रुझान के आधार पर सुबह से चर्चा चल रही है जी। अभी आप देखिए कितना बड़ा एक मतलब जो बदलाव आपको दिखा है। तो मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए और लगभग 1 घंटे का समय है, उसके बाद में कुछ चीजें तो आपको बिल्कुल ही एकदम पारदर्शी हो जाएंगी कि रिजल्ट क्या है। बिल्कुल। और इसी बीच डॉक्टर सुनील कौशिक जी का भी रुख करना चाहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, देखिए हरियाणा में एक बड़ा उलटफेर जरूर देखने को मिला है ताज़ा रुझानों के अनुसार, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो कांग्रेस और एनसी बहुत ज़्यादा ताज़ा रुझानों के अनुसार भी आगे निकल चुकी है बीजेपी को पछाड़ते हुए। लेकिन देखिए, अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार ये विधानसभा इलेक्शन हुआ था और उसको देखते हुए ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी के फेवर में रिजल्ट आ सकते हैं और बीजेपी के फेवर में ही एग्जिट पोल भी रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आया है और बीजेपी इतना ज्यादा पिछड़ गई है, अभी ताजा रुझानों के अनुसार आपका एनालिसिस क्या कुछ कहता है और क्या कुछ कहेंगे ताजा रुझानों को देखते हुए? देखो, जम्मू कश्मीर में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में वोटिंग हुई, जी। निश्चित तौर से
के काबिल है। आज तक किसी की सरकार के रहते हुए इतनी बड़ी तादाद में वोटर वोट डालने नहीं निकले। तमाम बड़ी संख्या में ऐसे वोटर थे जो पहली बार वोटिंग कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे वोटर थे जिन्होंने 20 से 30 साल में पहली बार वोट डाला। लेकिन वोट डालने वाले हैं कौन? वोट डालने वाले वही हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में आपने देखा, वहाँ के जनमानस ने ये स्वीकार तो किया कि जम्मू कश्मीर में बहुत बदलाव हुआ है, दंगे नहीं हो रहे, पत्थर नहीं फेंके जा रहे, स्कूल कॉलेज टाइम से खुल रहे हैं, विकास भी ठीक से हो रहा है, लेकिन वो बीजेपी को पसंद नहीं करते। और यही कारण है वहाँ पे जो वोटिंग हुई, निश्चित तौर से बीजेपी की सरकार बनना वहाँ मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि यह 26 पे आज 10:30 बजे में लीड कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो ये भी एक बड़ी बात है कि 370 और 35 से हटाने के बाद जहाँ एक समुदाय खुल के विरोध कर रहा था, तमाम राजनीतिक दलों ने वहाँ ये कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 370 हटाएंगे, घोषणा पत्र में भी रखा। लेकिन फिर भी यदि बीजेपी की 25 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं तो ये मानूंगा कि बीजेपी की जीत है। ठीक है, चलिए ईशा भी मेरे साथ मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई है। ईशा, एक बार अगर आपके पास अभी तक कुछ अपडेट आया तो प्लीज़ एक बार जो हॉट सीट है हरियाणा की है, उन हॉट सीट में कौन किससे आगे चल रहा है, ज़रा वो डिटेल्स भी दीजिए। देखिए, करीब 18 ऐसी सीटें हैं जिसमें 10 सीटों में बीजेपी की अगर बात करें करीब 1000 वोटों से लीड करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। वहीं 1000 के करीब वोट से 8 सीटों में कांग्रेस लीड करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि बड़ा उलटफेर अभी देखने को मिल रहा है। लगातार मतगणना जारी है, तो ऐसे में कुल 19 ऐसी सीटें हैं जो ये तय करेगी कि आखिरकार सत्ता में कौन सी पार्टी काबिज होगी। और लगातार जो 18 सीट की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर मार्जिन बहुत कम है और कभी कांग्रेस आगे जा रही है तो कभी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन यहाँ पर राहत की सांस कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी, जो कि नेतृत्व कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, मुख्यमंत्री का चेहरा है, उनके लिए है। वो करीब 800 वोट से इस वक्त लीड कर रहे हैं लाडवा सीट से, क्योंकि वो काफ़ी पीछे चल रहे थे। वहीं गढ़ी सांपला किलोई की अगर बात करें, जहां से नेता प्रतिपक्ष और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं, वो करीब 12,000 वोटों से आगे चल रही हैं। गढ़ी सांपला किलोई भी हॉट सीट है, वो इसलिए क्योंकि इस बार माना जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो जीत का मार्जिन होगा वो बहुत ज़्यादा रहने वाला है, इसलिए नजरें टिकी हैं। और यही वजह है कि जो मार्जिन है अभी उनका सबसे ज़्यादा उम्मीदवारों में, अगर हम 90 की 90 सीटों में की बात करें तो सबसे ज़्यादा मार्जिन से इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई से आगे चल रहे हैं। वहीं जुलाना की अगर बात करें, एक बार फिर से पीछे आ गई है विनेश फोगाट, वहां से योगेश बैरागी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनके साथ उनके कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन जेजेपी की भी बात करनी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। लगातार सुबह से ही दुष्यंत चौटाला पीछे चल रहे हैं और यहाँ पर यह भी देखना है कि दुष्यंत चौटाला क्या अपनी जमानत बचा पाते हैं या नहीं। और दूसरी सीट अगर डबवाली की बात करें, दुष्यंत चौटाला के भाई वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, दिग्विजय चौटाला, वो भी लगातार पीछे चल रहे हैं। अब उनकी सीट पे भी नज़र रहेगी कि क्या वो अपनी जमानत बचा पाते हैं या नहीं। और इसी तरीके से अगर हम हिसार की बात करें, जिस तरीके से हिसार सीट से लगातार सावित्री जिंदल आगे चल रही थी, लेकिन अब वो पीछे हो चुकी हैं। हालांकि एलनाबाद से इनेलो के जो प्रधान महासचिव हैं अभय सिंह चौटाला, वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, वो आगे चल रहे हैं, हॉट सीट है। और नारनौल सीट की अगर बात करें, जहाँ से कैप्टन अभिमन्यु चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे अमीर उम्मीदवार हैं इस बार हरियाणा विधानसभा 2024 में, वो काफ़ी पीछे चल रहे थे, लेकिन एक बार फिर से वो टक्कर में आ चुके हैं। तो अभी शुरुआती रुझान है, इसमें कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, बड़ा उलटफेर दोबारा से देखने को मिल सकता है। 18 सीटें ऐसी हैं जिसमें 10 सीटों में मार्जिन 1000 के करीब हैं, बीजेपी आगे चल रही है। 8 ऐसी सीट हैं जिसमें मार्जिन 1000 के करीब ही है और कांग्रेस आगे चल रही हैं। इन सीटों में किस तरीके का रुझान आने वाले 1 घंटे में देखने को मिलेगा, उसके बाद ही ये तय होगा कि आखिरकार कौन सी पार्टी सत्ता में काबिज होगी। लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि 12 बजे तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी कि आखिरकार 40 का जो आंकड़ा है वो कौन सी पार्टी छू ले जाएगी। जी
बिल्कुल, और एक बार फिर से राजकुमार आपका रुख करना चाहेंगे। राजकुमार, देखिए लगातार आप हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर को सुन रहे थे और वरिष्ठ पत्रकारों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो भी आपने सुनी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए ताज़ा रुझान तो लगातार सामने आ रहे हैं और अब ताज़ा रुझानों के अनुसार बीजेपी आगे निकलती हुई भी नजर आ रही है, लेकिन अभी भी इन रुझानों में अगर कोई भी बड़ा उलटफेर होता है या बीजेपी के खाते में कुछ सीटें ऐसी नहीं भी आ पाती हैं और बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाती है, तब बीजेपी के पास अगला विकल्प क्या रह जाएगा? देखिए मनीषा, ये जो आपका सवाल है ये इतना अहम सवाल है कि शायद इसका जवाब देना जो है वो बहुत सदके जवाब देना चाहिए। लेकिन मैं अपनी बात को जो शुरू करूंगा वो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों को थोड़ा सा पलटे। हम लोकसभा चुनाव के दौरान जाते हैं, तमाम तरीके के जो एग्जिट पोल थे वो किस तरीके की संभावनाएं व्यक्त कर रहे थे, लेकिन अंतिम पायदान पर जिस समय परिणाम निकल के आए उस समय भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी थी और आज एक एनडीए की सरकार बनी। अब हम हरियाणा की सीटों पर आ जाते हैं। हरियाणा में जो 10 सीटें हैं उनमें 5-5 का हिसाब किताब रहा, लेकिन लोकसभा के चुनाव जो होते हैं उनमें बहुत अलग मुद्दे होते हैं और विधानसभा के चुनाव जो होते हैं उनमें बहुत अहम मुद्दे होते हैं। अगर हम इस समय हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में पिछले 10 वर्षों में जिस तरीके से पॉलिटिक्स शुरू हुई, और अगर 10 साल पीछे चलें तो कैप्टन अभिमन्यु कभी भारतीय जनता पार्टी के सिरमौर और बड़े नेता यहाँ हुआ करते थे, वो एमएलए भी नहीं रहे, जिनको मुख्यमंत्री बनाने की कयात चल रही थी। और वहाँ पे जो जिस समय ताज पोशी हुई उस ताज पोशी में मनोहर लाल खट्टर सामने आए और उन्होंने 9 साल और कुछ महीने सरकार चलाई। अब वो केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां हरियाणा में बनी और एक जाट पॉलिटिक्स को तोड़कर एक अदर जो कम्युनिटी है उसको कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में आगे लाने का भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया। अभी परिणाम सामने आएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुत कमजोर आंकना जो है वो बहुत बेहतर नहीं है। और चुनावों में एक ठीक है राजकुमार, लौटेंगे आपके पास और आपकी बात को आगे भी जारी रखेंगे। और फिलहाल सभी लोग बने रहिए हमारे साथ, आगे भी इस चर्चा को जारी रखना है। लगातार ये मेगा कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तमाम गेस्ट और तमाम सहयोगी इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं, लेकिन सीधा योगेंद्र शर्मा जी आपके पास आते हुए देखिए, आप अगर जिस तरीके से बात कर ली जाए, योगेंद्र शर्मा जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? योगेंद्र जी शायद वो हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। और चलिए शायद नहीं जलेबी ठीक है सर, बंदे सर एक हम लोग दिल्ली से आए हुए हैं। सुनो सर कह रहे हैं 1-1 मिनट से कर लो अलग अलग। कहाँ हो रहा है शुरू? अभी तो कहीं 2-3 कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, आप देखो, वेट करो। नहीं, कांग्रेस का स्वयं में कसूर लोगों को, निर्दोष लोगों को, उनको भी तंग करते रहते हैं। हम सत्ता में आते हैं तो चाहे बीजेपी का हो, आरएसएस का हो, हमारे हाथ में नहीं मानते कि इसको बेवजह इनको तंग करो। इतना ही फर्क है कांग्रेस में और बीजेपी का। सर पिछले चुनाव में देखा गया है जिस तरह से भाजपा परिणाम के बाद में किसी तरह गठजोड़ करके सरकार बनाने का प्रयास करती है, अगर गठबंधन जैसी स्थिति आती है तो आप कैसे टैकल करेंगे सर? आप निश्चिंत रहो, वो टाइम गया। पहले सरकार तोड़ते थे लोग, रास्ता में तोड़ नहीं पाए थे, मुंह की खानी पड़ी। तो अब वो स्थिति इतनी कमजोर हो गई, इनकी खुद की स्थिति कमजोर हो गई, इनकी खुद की पार्टी में रिवोल्ट है, माहौल बदल गया देश के अंदर। अब ये
जो जोड़ तोड़ करके हाउस ट्रेनिंग करके सरकार दौर खत्म हो गया। क्या मानते हैं जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में तिरंगे की और बढ़ रहे हैं तो क्या जोड़ तोड़ करेगी? हो जाती है, फिर ईवीएम की शुरू होती है। अब वो भी हो गई, उनकी गिनती भी हो गई, ईवीएम आनी शुरू हो गई। और जैसे जैसे ईवीएम की शुरू हुई, वो जो सवेरे वाले डाटा थे वो अब साइड डाउन हो गए सारे के सारे, क्योंकि झूठ की दुकान में सेलिब्रेशन शुरू हो चुकी थी सर। अरे वो सेलिब्रेशन वही कर रहे थे जो चाहते थे हुड्डा हारे, वही पटाखे बजा रहे थे। मैंने देखा टीवी के ऊपर, जो चाहते थे हुड्डा हारे वही पटाखे बजा रहे थे, वही मिठाइयां बांट रहे थे। अभी सर क्या लग रहा है, थोड़ा कभी और समय बीतेगा तो क्या लग रहा है बीजेपी को? देखिए, मुझे लगता है कि जो ट्रेंड सेट हो गई है ये ही चलेगी और बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को और आगे दिखाएंगे। इस समय बढ़त में है बीजेपी, कोई गाना सुनाना चाहें आप? कुछ कहना? मैंने सुना दिया था सवेरे, अब एक गाना इस समय बढ़त है बीजेपी, बता दो कौन सा, मुझे तो आता नहीं। कौन सा भी बढ़ते जाना है, कोई गाना है? बढ़ते जाना। आज तो यही है। तो देखिए, लगातार सभी जो दिग्गज हैं उन्हें हमने आपको सुनवाया। सबसे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। में हरियाणा की जनता ने आगे आकर के भारतीय जनता पार्टी के कमल को बटन दबाने का काम किया। मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अंतिम परिणाम तक आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी। रुझानों में बड़ा उलटफेर हुआ है, पहले कांग्रेस आगे थी, अब भारतीय जनता पार्टी। मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। मैं हरियाणा की जनता का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने विपक्ष के बरगलाने वाले को, जो उनके क्रियाकलाप थे, उसको पूरी तरह से नकार दिया है और आशीर्वाद माननीय मोदी जी को, कमल को दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जम्मू कश्मीर में भी अच्छे नतीजे आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी आप देखिए, वहाँ का आवाम। तो लगातार आपको रिएक्शन सुनवा रहे हैं। अभी आपने ब्रजेश पाठक, जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, उनका रिएक्शन सुना और अनिल विज का रिएक्शन आपको सुनवाया। तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं और लगातार प्रतिक्रियाएं भी आपको सुना रहे हैं। और इसी के साथ देखिए, काउंटिंग की लगातार हो रही है और साथ ही साथ आपको आंकड़े भी दिखा रहे हैं। हरियाणा का आंकड़ा आपके सामने है और जम्मू कश्मीर का आंकड़ा आपके सामने। हरियाणा की अगर बात कर ली जाए तो देखिए, बीजेपी इस वक्त 48 सीट्स से आगे है और कांग्रेस 34 सीट्स पर है। जसपा की अगर बात कर ली जाए तो खाता नहीं खुला, अन्य जो है इस वक्त 8 सीटों पर है। अब वहीं जम्मू कश्मीर के आंकड़ों पर एक बार अगर नजर डालें तो देखिए, बीजेपी 27 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि कांग्रेस और एनसी जो कि अलायंस में है, अगर इनकी बात कर ली जाए तो 47 सीट्स आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। पीडीपी की अगर हम बात करें तो 3 सीट्स और अन्य 13 सीटों पर इस वक्त नजर आ रही है। और चलिए वापस चर्चा में लौटते हैं। योगेंद्र शर्मा जो है इस वक्त लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। योगेंद्र शर्मा जी, देखिए, हरियाणा की हम बात कर रहे थे, जिस तरीके से बात कर ली जाए सीएम चेहरे को लेकर तो तनातनी दोनों तरफ देखने को मिल रही है, चाहे बीजेपी की तरफ हम बात करें या चाहे कांग्रेस की तरफ बात करें। यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा के बीच में है। तो वहीं अगर बीजेपी की बात कर ली जाए तो आज सुबह अनिल विज की एक प्रतिक्रिया सामने आई थी, जिसमें जब उनसे सीएम पद के लिए जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, देखिए, मैंने जो स्टेटमेंट दे दिया मैं उसे वापस नहीं ले सकता। वो स्टेटमेंट जो मैंने दे दिया सो दे दिया। और सब कई बार जो है वो सीएम का दावा भी कर चुके हैं। बारात के लिए ना दूल्हे बहुत ज्यादा हो गए इस बार। बिल्कुल। और वो सारे के सारे अपना दावा कर रहे हैं। बात ये है कि जब तक मैंडेट का क्लियर नहीं हो जाता, पार्टियों में जो चाहे वो अनिल विज हैं, अभी आपने उनका गाना सुना नहीं है शायद, तो बीच में ब्रेक आ गया। विज साहब का कोई गाना आपको सुनना चाहिए था आज। तो विज साहब का जो बढ़त है, मुझे लगता है कि वो बढ़त को लेकर के खुश हैं। और बीजेपी के अंदर कई तरह के कई लोग दावेदार हैं। विज साहब ने भी अपनी इच्छा जाहिर की है, लेकिन आपने सुना होगा, नोट भी किया होगा, कुमारी शैलजा भले ही 10 दिन प्रचार से दूर रही हैं, सीएम बनने की उनकी भी इच्छा है, विज साहब की भी इच्छा है, तमाम लोगों की इच्छा है। जब नायब सैनिक बन सकते हैं भाजपा में, तो और लोग क्यों नहीं बन सकते? कांग्रेस में कुमारी शैलजा पहली बार लाइफ में पहली बार वो इतनी मुखर हुई हैं। आपने देखा होगा कि वो कभी कंट्रोवर्सी में किसी प्रकार की कोई बयानबाजी
या किसी प्रकार का कोई विवादित बयान आपने कुमारी शैलजा का नहीं देखा होगा। बहुत लंबी राजनीतिक पारी उन्होंने खेली है, केंद्रीय मंत्री भी वो रही हैं, इसके अलावा अंबाला सीट पे सांसद रही हैं, उससे पहले सिरसा में वो सांसद रही हैं, लेकिन पहली बार कुमारी शैलजा मुखर हुई हैं और उन्होंने अपना दावा ठोका है। आपने एक चीज मछली से बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में बहुमत का आंकड़ा बीजेपी ने पार कर लिया। इस वक्त की बड़ी खबर, 48 सीटों पर आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी और इसी के साथ तीसरी बार हैट्रिक लगा सकती है हरियाणा बीजेपी। इस वक्त की बड़ी खबर ये रही आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर कांग्रेस 37 सीटों पर चल रही है हरियाणा में आगे, लेकिन बीजेपी ने अपने बहुमत का जो आंकड़ा, यानी कि अगर आपको हरियाणा में चुनाव जीतना है तो 46 जो बहुमत का आंकड़ा है उसे पार करना होता है, लेकिन अब बीजेपी इस बहुमत के आंकड़े से आगे पहुंच चुकी है। 47 सीटों पर कांग्रेस और एनसी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आगे चल रही है, लेकिन वहीं अगर हरियाणा की बात कर ली जाए तो बहुमत का आंकड़ा हरियाणा में बीजेपी पार कर चुकी है। चलिए वापस चर्चा में लौटते हैं। योगेंद्र जी कुछ कह रहे थे, आप कंप्लीट कीजिए अपने सेंटेंस को। जी, मैं वही आपसे कह रहा था कि ये आंकड़े चेंज हुए हैं और बीजेपी अभी फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी की बढ़त हो गई थी। और दूसरा मैं यही आपको कह रहा था कि कुमारी शैलजा जो है पहली बार इस तरह से उन्होंने दावा ठोका है, लेकिन आपने एक चीज नोट की होगी कि उन्होंने बार बार ये कहा है कि हाईकमान इसका फैसला करेगा। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की स्टेटमेंट अगर आपने सुनी हो, उन्होंने भी ये कहा है कि जो विधायक चुने जाएंगे पहले वो अपना लीडर चुनेंगे, उसके बाद में किसी भी अंतिम कोई भी फैसला वो कांग्रेस हाईकमान करेगा। आमतौर पे यही होता पार्टियों में। आपने बीजेपी के अंदर जब बदलाव हुआ, जो केंद्रीय मंत्री है मनोहर लाल जी, और उनको जब हटाने या जाने की, केंद्र में जाने की बारी आई, उनको पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ाना था, तो आपने देखा होगा कि एकदम बदलाव हुआ और पार्टी के तमाम विधायकों को बताया गया कि नायब सैनी नए मुख्यमंत्री होंगे, आपको इन्होंने, आप सभी मिलकर के इनको अपना लीडर चुनेंगे। तो ये हाईकमान ही आमतौर पे, ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं दोनों, और उन दोनों में हाईकमान ही ये तय करता है कि विधायकों में से विधायक दल का लीडर कौन होगा। जो लीडर चुना जाएगा वही मुख्यमंत्री होगा। तो कुल मिला के बड़ा डिप्लोमेटिक ढंग से ये नेता भाजपा और कांग्रेस दोनों बयान दे रहे हैं। आप देखते होंगे जैसे कई जगह स्टार लगे होते हैं ना, कंडीशन लागू है, तो दोनों पार्टी के लोग जो है वो स्टार लगा के बयान दे रहे हैं कि देखो बनने की इच्छा तो मेरी है, लेकिन आखिरी फैसला जो है वो हाईकमान करेगा। बिल्कुल योगेश जी, और देखिए एक बात आपने बिल्कुल सही कही है, भले ही वो तंज में कही हो और भले ही इधर फिलहाल आपको रोकेंगे। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महासचिवों की बड़ी बैठक बुलाई है रुझानों के बीच में, और हरियाणा में रुझानों के बीच में महासचिवों की बैठक बुलाई गई है जेपी नड्डा के द्वारा। और देखिए अगर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महासचिवों की बैठक बुलाई है तो जरूर कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन ही होगा, क्योंकि ये ताजा रुझानों के बीच में महासचिवों की बैठक बुलाई है। और इसके बाद जेपी नड्डा की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, ये भी देखना वाकई में दिलचस्प रहने वाला है। और एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं। योगेश शर्मा जी ये कह रहे थे कि देखिए इस बार जो चुनावी मैदान है उसमें दूल्हे काफी ज्यादा आ गए हैं, और किस दूल्हे के सर पर जीत का सेहरा सजता है ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। और सीएम पद रूपी दुल्हन किसके खाते में जाती है, वो किस दूल्हे को मिलती है, ये देखना उससे भी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। एक बार फिर से डॉक्टर सुनील कौशिक जी के पास लौटना चाहेंगे। डॉक्टर सुनील, देखिए अभी हम अपने सहयोगी राजकुमार से हरियाणा में इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि हरियाणा के पास अगर बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार नहीं भी कर पाती है, जो आगे रुझान सामने आते हैं उसमें उनके पास क्या कुछ विकल्प रह जाएगा। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में तो देखिए विकल्पों पे भी बातचीत इस वक्त नहीं हो रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो देखिए बहुत ज्यादा पीछे छूट चुकी है। लेकिन अगर आप अभी भी आपको कोई विकल्प समझ में आ रहा है तो हम चाहेंगे कि आप उस पर अपना रिएक्शन दें। देखो, पहले दिन से ही मैं कहता था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और उसके कई कारण थे भी जी। मुझे लगता है वो कांग्रेस से बड़ी चूक हो रही थी। वहां 17 सीटें आरक्षित हैं दलितों के लिए, और लगभग 35 सीटें ऐसी हैं जहां दलित ये निर्णय करते हैं कि हारेगा और जीतेगा कौन। इनेलो के साथ बसपा की गठबंधन होता है, जेजेपी के साथ एएसपी चंद्रशेखर जी की पार्टी का गठबंधन होता है, और आप देखेंगे चंद्रशेखर को, आकाश आनंद को, मायावती को, इन्होंने रैलियों के साथ साथ वहां चौपालें भी लगाई। और ये वही बेल्ट है जहां लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को बहुत ज्यादा समर्थन मिला।
पहली बार 8 डेरा प्रमुखों के यहाँ से, जो डेरा वहाँ के हैं बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, 8 प्रत्याशी घोषित हुए। और वहां आप देखेंगे कि वहां भी वही थी जहां कांग्रेस ने लोकसभा के चुनाव में बढ़त पाई। अब इसकी तरफ लोग जा ही नहीं पा रहे थे, इसकी लोग समझ ही नहीं पा रहे थे करना क्या है। चुनाव से पहले आकाश आनंद को, चंद्रशेखर को 22 श्रेणी की सुरक्षा देना क्या मजाक था क्या? सारी व्यवस्थाएं वहां कराना मजाक था क्या? कांग्रेस, और एक देखिए कि एक छोटा सा वीडियो कुमारी शैलजा के खिलाफ वायरल होता है, उसको इशू बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और कुमारी शैलजा जी को ये लगा कि इस इशू बना करके हो सकता है कि मैं मुख्यमंत्री की दावेदार हो जाऊं, और वो इसलिए भी इस बात को लेकर के कह रही थी कुमारी शैलजा जी कि यदि हम पुराना रिकॉर्ड उठा के देखें, जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की 2005 में, भजनलाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। भजनलाल मुख्यमंत्री बनना था भजनलाल जी को, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो उनको लग रहा था कि यदि हुड्डा साहब जो कर रहे हैं और कुछ भी करते रहे, मैं मुख्यमंत्री हो सकती हूँ। दलित कार्ड उन्होंने फेंका, भ्रष्टाचार के केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन पर कोई बहुत बड़े आरोप लगे नहीं, बेदाग उनका चेहरा है। महिला मुख्यमंत्री का एक संदेश भी जाएगा कांग्रेस के लिए कि महिला मुख्यमंत्री हो सकती है। जब इन सब चीजों में आप उलझे पड़े हैं, और आप देखेंगे एक बड़ा घटनाक्रम हुआ बीच में, राघव चड्ढा अचानक प्रकट हो जाते हैं विदेश से, और उसी दिन प्रकट होते हैं जिस दिन आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बात होती है। उससे पहले राघव चड्ढा थे ही नहीं, और वो गठबंधन नहीं हुआ। क्यों गठबंधन नहीं हुआ, उसके पीछे समीक्षा की जाएगी, सारे लोग जानते हैं। राघव चड्ढा का अचानक आना और राघव चड्ढा को आप पार्टी की तरफ से ये नियुक्त करना कि गठबंधन हरियाणा में होगा कि नहीं होगा, वहां कांग्रेस के बड़े नेताओं से राघव चड्ढा बात करेंगे, ये सब क्या था? यार इन सब की समीक्षा मुझे लगता है कांग्रेस के बड़े नेताओं ने समय रहते की होती तो निश्चित तौर से मुझे लगता है आज ये कांग्रेस का हाल नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा रणनीतिक तरीके से इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया और इसके हिसाब से उन्होंने इस विधानसभा का चुनाव लड़ा। और सबसे महत्वपूर्ण आप देखिए, यदि आप लोकसभा की बात करेंगे तो बीजेपी को 40 सीटें आई थी 2019 में, और जितने भी आप उनके बात करेंगे कि एग्जिट पोल 2019 का हर एग्जिट पोल ने भारतीय जनता पार्टी को 70 से ज्यादा सीटें दी और कांग्रेस को 8 से 10 सीटें दी। और उस एग्जिट पोल के बाद नतीजे आते हैं तो कांग्रेस को 31 सीटें मिलती हैं और भारतीय जनता पार्टी को मिलती हैं 40 सीटें। तो ये एग्जिट पोल का जो मामला भी भारतीय जनता पार्टी समझ रही थी, 2014 के एग्जिट पोल को देखो, 2019 के एग्जिट पोल को देखो, 2024 के भी एग्जिट पोल को हम समीक्षा करेंगे शाम को, तो निश्चित तौर से आप देखेंगे कि जो कुछ वहां होता है लगभग उस एग्जिट पोल में, अधिकतर हम देश में अन्य प्रदेशों में करेंगे 10 से 15% का अंतर आता है, लेकिन हरियाणा के एग्जिट पोल में आप देखेंगे तो 30 से 40% का अंतर आता है। तो इस एग्जिट पोल को बिल्कुल डॉक्टर सुनील, तो देखिए हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में लगातार बात हो रही है और हम आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज आप जो जम्मू कश्मीर में अभी आंकड़ा चल रहा है और जो ताजा रुझान अभी चल रहा है, बीजेपी देखिए 28 तक पहुंच गई है, और जम्मू कश्मीर के ताजा रुझानों को देखते हुए हम आपका रिएक्शन इस पर भी लेना चाहेंगे। देखो, यह तो बीजेपी की सीटें 30 से ऊपर पहुंचती हैं और 2 या 3 सीटें कांग्रेस और एनसी की कम रहती हैं, 100% आप मानिए भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बने। कांग्रेस और एनसी गठबंधन को एक बहुमत मिल जाता है जी, लेकिन फिर भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपके चैनल पर कि बहुत दिनों तक सरकारें नहीं चल पाएगी जी। और उसका कारण ये है कि 370 और 35 से मुद्दा बनेगा, कांग्रेस की लूट होगी, कांग्रेस इस पर कभी समर्थन वहां नहीं करेगी। यदि कांग्रेस वहां समर्थन करती है तो अन्य राज्यों में होने वाले चुनावों में कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो एक राज्य की खातिर कांग्रेस नहीं चाहेगी
कि अन्य राज्यों में उसको खाने बिल्कुल अनीशा, देखिए डॉक्टर सुनील कौशिक ये बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर इन केस हरियाणा की सरकार, हरियाणा और एनसी अलायंस में मिलकर भी सरकार अगर बना लेते हैं तो भी उस सरकार का चलना यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ के मुद्दे बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और आगे देखिए लगातार ये भी जो हमारे सहयोगी हैं राजकुमार, वो इस बात को लेकर कहते हुए नजर आते हैं कि जो राजनीति होता है वो संभावनाओं का खेल होता है, और इसमें कब कौन बाजी पलट देगा, कब कौन सा बड़ा उलटफेर हो जाएगा, वो कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अनीशा ठीक है, चलिए इसी बीच ईशा भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। ईशा, सबसे पहले देखिए जेपी नड्डा ने महासचिवों की बैठक बुलाई, कोई अपडेट अगर आपके पास हो तो प्लीज शेयर कीजिए। और इसी के साथ अगर जिस तरीके से अब हम हरियाणा के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो देखिए कांग्रेस का एकदम से पीछे आना, बिल्कुल पिछड़ जाना और बीजेपी का बहुमत को छू लेना, अब कांग्रेस जो पीछे आ रही है, अपने आंकड़ों में पीछे आ रही है, इसका कारण क्या मान के चलें कि इन कारणों की वजह से जो है कांग्रेस पीछे आ गई? क्योंकि एक बार लग रहा था कि बहुत आगे जा रही है, बहुमत जो है बहुमत को छू लिया है और आगे जा रही है, लेकिन अब ये जो पीछे आ रही है इसका कारण क्या माने? अगर हम बीजेपी की बात करें, अगर यही चीज बीजेपी के साथ होती तो हम टॉपिक उठाते, हम मुद्दा उठाते जवानों का, किसानों का, पहलवानों का, लेकिन अब कांग्रेस की उसमें अगर ये आंकड़ा घट रहा है तो कांग्रेस का क्या कारण है, जो बार बार दावा कर रही थी कि सरकार बना लेंगे, लेकिन अब ये आंकड़ा घटने के पीछे का कारण क्या लग रहा है? देखिए निशा, 19 ऐसी सीटें हैं जो ये तय करेगी कि हरियाणा में सत्ता में आखिरकार कौन सी पार्टी काबिज होती है। 19 ऐसी सीटें हैं जिसमें जीत का जो मार्जिन, जो टक्कर में इस वक्त पार्टियां नजर आ रही है, कांग्रेस और बीजेपी में मुख्य टक्कर हैं। 19 ऐसी सीटें हैं जिसमें मार्जिन बहुत कम है, जो आगे उम्मीदवार चल रहे हैं उसमें कुछ सीटों में 10 के करीब सीटों में बीजेपी 1000 के करीब मार्जिन से आगे चल रही है, तो कुछ ऐसी सीटें हैं जिसमें 1000 मार्जिन से जो कांग्रेस है वो लीड करती नजर आ रही हैं। यही वो सीटें हैं जो ये तय करेगी कि आखिरकार जो सत्ता में है वो कौन सी पार्टी यहाँ पर काबिज होती है। क्या भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार यहाँ पर सरकार बना पाती है या कांग्रेस की 10 साल बाद यहाँ पर वापसी होती है? फिलहाल इसमें कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि आखिरकार इन 20 सीटों में नतीजे क्या रहेंगे और सत्ता में कौन काबिज होगा, क्योंकि बड़ा उलटफेर यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं मार्जिन बहुत ज़्यादा कम है इन 19 सीट में, मात्र 1000 सीटों का। तो ऐसे में अभी और भी राउंड रहते हैं 15 के करीब। उन 15 के करीब राउंड में क्या कुछ नतीजे आएंगे वो देखना होगा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी भी दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की ही सरकार बन रही है। लेकिन कांग्रेस के लिए देखिए अच्छी बात नहीं है। जुलाना जो कि हॉट सीट यहाँ पर बनी हुई है, विनेश फोगाट को वहां पर उतारा गया, महिलाओं को साधने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई और पहलवान के मुद्दे को उठाया। खुद कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार के लिए वहां पर उतरी, लेकिन जुलाना से 7276 वोट से पीछे चल रही हैं विनेश फोगाट। तो ऐसे में विनेश फोगाट को वहां पर कहीं ना कहीं इस वक्त दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले जो और राउंड है क्या उसमें जो विनेश फोगाट है वो टक्कर दे पाती हैं या नहीं। लेकिन अभी जो शुरुआती रुझान चल रहे हैं उसमें वो पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जिसमें निर्दलीय आगे नजर आ रहे हैं। कालका सीट की अगर बात करें, यहाँ पर माना जा रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही टक्कर होगी, लेकिन यहाँ पर जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो दोनों ही उम्मीदवारों से आगे चल रहे हैं। तो जो मार्जिन भी है वो 300 वोट का है। तो अभी देखिए, क्योंकि ईवीएम खुलने अभी बाकी हैं, 14 से 15 राउंड अभी बाकी हैं, तो ऐसे में जल्दबाजी होगा कि ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से यहाँ पर सरकार बना रही है या फिर कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। बड़ा उलटफेर 19 सीटें ही करेंगी, जिसमें जो मार्जिन है वो 1000 के करीब चल रहा है। जी बिल्कुल, और एक बार फिर से अपने वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ सहयोगी राजकुमार के पास लौटना चाहेंगे। राजकुमार, देखिए आप हमेशा से ही एक बात कहते हुए नजर आते हैं कि जो राजनीति होती है वो संभावनाओं का खेल होती है, और अभी वरिष्ठ पत्रकार योगेश शर्मा जी ने एक बात कहा कि देखिए इस बार चुनावी मैदान में दूल्हे बहुत ज्यादा आ गए हैं और इसलिए जीत का सेहरा किसके सर पर सजता है ये देखना वाकई में काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन अगर देखिए हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में तो हम लगातार बात कर ही रहे हैं, हरियाणा में कभी भी कोई भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। जम्मू कश्मीर में तो विकल्पों का भी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं और ना कर पा रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इधर जो कांग्रेस है और जो एनसी है वो लगातार बढ़त बनाती जा रही है। देखिए मनीषा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर जो है वो हमेशा से अशांत क्षेत्र रहा है और कहीं ना कहीं कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का जो है वो चेहरा है, वो उस वहाँ की जो खूबसूरती है वो कहीं ना कहीं हमारे जहन में है, हमारे दिल में है। तो इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने समझा और
जिस तरीके से विशेष राज्य का दर्जा 370 जो थी उसको समाप्त किया, और समाप्त करके वहाँ के जो कश्मीरी पंडित हैं उनके साथ जो अत्याचार हुए, और वहाँ रहने वाले लोगों को एक मैसेज देने का प्रयास किया कि यदि हिंदुस्तान के अंदर रहना है तो हिंदुस्तान के तौर तरीक़ों और सलीकों से रहना पड़ेगा। वहाँ जो लोग पॉलिटिक्स करते थे उन लोगों को घरों में कैद किया गया। उन लोगों को जो पॉलिटिक्स जो आतंकवादियों के संरक्षक थे, जो आतंकवादियों को कहीं ना कहीं पनाह देते थे, जो आतंकवादियों के कहीं ना कहीं प्रवक्ता बनते थे, उनको कहीं ना कहीं एक क्षेत्र में लगाया और 370 को जिस तरीके से ख़त्म किया, वो पूरी दुनिया, पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने आप में नज़ीर बना। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, और जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने एक ये मैसेज देने का प्रयास किया। आप उस दिन को याद करिए जब संसद के अंदर धारा 370 को ख़त्म करने के लिए चुनौती दी गई कि वहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मारेगा। और स्वाभाविक तौर पर उस समय के जो वहाँ पे उपराज्यपाल थे, चाहे वो किन्हीं भी परिस्थितियों में अलग चले गए, उन्होंने किसी भी तरीके से मुखालफत की, लेकिन इसका श्रेय स्वाभाविक तौर पर उस जाट नेता को जाता है जिसने कहीं ना कहीं इसको धारा 370 को ख़त्म कराने में अहम योगदान किया। आज वहाँ पे एलजी हैं, आज वहाँ पे सिन्हा संभाल रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, और दुनिया को ये दिखाने का प्रयास किया कि हम वहाँ पे चुनाव कराएंगे। चुनाव हुए, मतदान में मत करने का अधिकार मतदाता के पास है। आंदोलन और चुनाव में बड़ा जमीन आसमान का अंतर होता है, क्योंकि आंदोलन करने के लिए आपको भीड़ की आवश्यकता होती है, और चुपचाप जाके मतदान कराता है मतदाता, पता भी नहीं लगता। एक घर के अंदर 10 लोग होते हैं, 10 लोग अलग अलग मत दे आते हैं। प्रधानी के चुनाव को आप देखिए, अगर उदाहरण के तौर पर देखें, प्रधानी के चुनाव में जिस समय प्रधान चुनाव हारता है उसके टिप्सों में पता होता है, उसे अपने घर की वोटों का पता होता है कि किसने मुझे वोट की। वो केवल अगले 5 साल ये पता करने में लगता है कि मुझे किसने वोट नहीं की। तो मतदान करने का अधिकार, लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हिंदुस्तान, और उसमें मतदाता की एक अहम भूमिका है। जिस तरीके के परिणाम ये सामने आ रहे हैं, क्योंकि साइलेंट वोटर जो है वो चुपचाप जाकर वोट कर देता है, और जिस तरीके से शोर मचता है, क्योंकि खट्टर ने जिस तरीके से 9 साल तक उत्तर हरियाणा में राजनीति को चलाया, और जिस तरीके से आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में पूरी दुनिया में एक ये मैसेज गया है कि ये हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, और हिंदुस्तान किसी भी कीमत पर इसको छोड़ने वाला नहीं है। वहाँ पे शांति बहाल होगी। सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी, ये लोकतंत्र है। वोट डलेंगे, वोट डल के एमएलए बनेंगे, एमएलए अपना जो मत है वो किसी एक व्यक्ति को देंगे, वो मुख्यमंत्री होगा। अगर मुख्यमंत्री बनने से पहले एमएलए जरूरी है, लेकिन ऐसा भी संभव है, अगर मैं सूत्रों के हवाले की बात करूं तो दिल्ली से भी किसी को पैरासूट के जरिए भेजा जा सकता है मुख्यमंत्री बनाकर, ताकि सब लोगों को साधा जाए। क्योंकि लोकल पॉलिटिक्स में बड़ा अहम होता है विधायकों को साधना। तमाम विधायकों की किसी से कवायद होती है कि नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर को जिस तरीके से एक अलग तरीके की व्यवस्था बनाने का एक प्रयास किया जा रहा है, सरकार वहाँ जिसकी भी बनेगी, लेकिन आने वाले दिनों में सलीके से चलना होगा। नए कानून बने हैं, नए अधिकार मिले हैं, वोटर को ये बताने का प्रयास किया गया है कि वोटर है तो वहाँ चाहे सरकार किसी की भी बनो, लेकिन ये जरूर मानना पड़ेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो किया है, धारा 370 जो है उसको वापस करना अधिकार स्टेट का नहीं है, उसको वापस करने का अधिकार सेंटर का, और सेंटर उस पर मोहर लगा चुका है। चलिए, फिलहाल बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनील कौशिक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया, और तमाम चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फोन हासिल होता है।